अध्याय 1970 पता लगाएं कि मैं कौन हूँ। लो प्रोफाइल है। वे एक जरूरी बैठक के लिए एकत्र हुए हैं। झांग शुआन ने संदेह से पूछा, ऐसा लगता है कि किसी मूर्ख ने एक ही बार में सभी आंतरिक शिष्यों को चुनौती दी है और इससे बुजुर्ग बेहद क्रोधित हो गए हैं। वे आंतरिक शिष्यों को मामले की जांच करने और अपराधी को पकड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, काओ चेंगली ने उत्तर दिया। जब वह 300 जिन से जूझ रहा था तो एक अधीनस्थ ने दरवाजे के माध्यम से उसे इस मामले की सूचना दी थी। जैसे वह अभी भी इस मामले के बारे में एक या दो बातें जानता था। मूर्ख! झांग जुबान की भौहें ऊपर उठ गईं। तुम वही हो जो मूर्ख है। आपका पूरा परिवार मूर्ख है। यह सिर्फ एक शर्त है। क्या आपको वास्तव में इतनी दूर जाने की जरूरत है कि सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए एक जरूरी बैठक आयोजित करने के लिए? यह सौभाग्य की बात है कि मुझे अपना नाम पहले से बदलने की दूरदर्शिता थी। अन्यथा अगर वे मुझे मिल गए तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तलवारबाजी की उनकी समझ के साथ यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि वे उसी साधना क्षेत्र के लोगों के बीच अजेय थे। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी खेती अभी भी बहुत कमजोर थी। पहले जब उसने अपने आंतरिक शिष्यों में से एक से सुना कि इतनी आसानी से पैसा कमाना संभव है, लालच ने उसे एक पल के लिए बेहतर कर दिया था और वह लड़ाई में बहुत अधिक तल्लीन हो गया था। अगर उन्होंने उसकी पहचान उजागर कर दी तो इससे बड़ी परेशानी और खतरा हो सकता है। वर्तमान में वह सच्चे अमर या यहाँ तक उच्च अमरों के खिलाफ खुद को बचाने में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, इसलिए वह अपनी असली पहचान प्रकट नहीं होने दे सका। अब तक तुमने क्या सुना? क्या कोई खबर है कि आंतरिक शिष्यों को चुनौती देने वाला व्यक्ति कहाँ रहता है या वह कौन है? झांग जुबान ने अपने चेहरे पर एक अचूक नजर से पूछा। अब तक मुझे केवल एक ही चीज मिली है कि उस व्यक्ति का नाम IM लो प्रोफाइल है। सच में, क्या विलक्षण नाम है। वह खुद को लो प्रोफाइल कहता है जब दुनिया में उसके जैसा घमंडी कोई नहीं है। वह कौन है और कहाँ है, इस बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। काओ चेंगली ने सिर हिलाकर जवाब दिया। यह देखकर कि उसकी असली पहचान से अब तक समझौता नहीं किया गया है, झांग शुआन ने अपने मन में राहत की सांस ली। उसने काओ चेंगली से पूछने से पहले एक पल के लिए अपना सिर नीचे किया, क्या आप जानते हैं कि तत्काल बैठक कहाँ आयोजित की जाती है? यह पहाड़ की चोटी पर स्थित विरल क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। काओ चेंगली ने उत्तर दिया, समझ गया। झांग शुआन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे काओ चेंगली के पास गया। अपने सिर के पिछले हिस्से को पकड़कर काओ चेंगली चौंक गया। यंग मास्टर, तुमने मुझे क्यों मारा? वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसे लगा कि उसके मसूड़े से उसके दांत ढीले हो रहे हैं। आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया और कुछ भी छिपाए बिना, और मेरी खबर इस बार भी समय पर थी। इस पिटाई की गारंटी देने के लिए मैंने क्या गलत किया? आपने अपने दाहिने के बजाय अपने बाएं पैर से निवास में कदम रखा। मुझे यह पसंद नहीं है। जांग शुआन ने ठंड से दूर जाने से पहले उन शब्दों को काओ चेंगली पर फेंक दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं अपने बाएं पैर से घर में घुसा था। काओ चेंगली की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। यह कैसा बेहुदा नियम था? क्या यंग मास्टर अपने एंड्रोपॉज का अनुभव जल्दी कर रहे थे? नहीं तो वह इतना बेहुदा नियम क्यों बनाते? इसे संक्षेप में लिखो, इसे लिखो। मुझे इसे याद रखना सुनिश्चित करना चाहिए। अपनी घायल आत्मा को सांत्वना देने के लिए अपने दिल को थपथपाते हुए काओ चेंगली खुद से बड़बड़ाया। निवास छोड़ने के बाद झांग जुबान फॉलिंग रेन की घाटी की ओर नहीं गया, बल्कि उस पर्वत शिखर की ओर गया जहां विरल क्षेत्र स्थित था। उसे यह पता लगाना था कि प्राचीन उसे कैसे ढूंढना चाहते थे और उन्होंने कितना पता लगाया था ताकि वह प्रति उपाय तैयार कर सके। अन्यथा यह बेहद खतरनाक होगा यदि वह यह भी नहीं जानता कि दूसरा पक्ष उस पर पहले से ही कब था। लो प्रोफाइल होना दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं भविष्य में पहले जैसा अभिनय कभी नहीं करूंगा। झांग शुआन ने अफसोस के साथ गहरी आह भरी। इतने सारे लोगों को एक साथ हराना उनके लिए वास्तव में उत्साहजनक था, लेकिन निश्चित रूप से इसके निहितार्थ परेशानी भरे थे। अगर वे इस मामले को उसके पास वापस ढूंढते तो वह एक गुनाह होता। जीवन भर इतनी समझदारी से काम करने के बाद उसने इस बार लापरवाही के आगे क्यों झुके? अर्ग एल्डर काउंसिल के बिल्कुल केंद्र में बैठे थे फर्स्ट एल्डर हेतियान, और उनके बगल में बैठे अन्य एल्डर्स ने उन पर भारी उपस्थिति दर्ज की जो उनके सामने थे। परिषद के सबसे निचले हिस्से में एल्डर म्यू थे, जो आंतरिक शिष्यों का प्रबंधन करते थे। एल्डर म्यू कमजोर नहीं था, लेकिन वह सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में बैठे बुजुर्गों की तुलना में पीला पड़ गया। दूर से भी वह अपने ऊपर अत्यधिक दबाव महसूस कर सकता था,
जिससे उसके माथे के चारों ओर ठंडा पसीना आ गया। इस समय एक और बुजुर्ग हॉल में चला गया और अपनी सीट ले ली, जिसके बाद उन्होंने पूछा, हे बड़े, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने हमें इतनी जल्दी क्यों इकट्ठा किया है? ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ है। एल्डर म्यू, जो आपने पहले कहा था, उसे फिर से परिषद को बताने के लिए मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। एल्डर हेतियान ने एल्डर म्यू को देखा और सिर हिलाया। हाँ, एल्डर म्यू जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कहा, नमस्कार परिषद के साथी सदस्यों, मैं आंतरिक शिष्य वर्ग का एल्डर मुहुआन हूँ। पिछली एल्डर काउंसिल के दौरान एल्डर ने हम सभी को निर्देश दिया था कि हम उस प्रतिभा की खोज करें जो भगवान की तलवार के इरादे को समझती है। घोषणा के कुछ ही समय बाद आंतरिक शिष्यों के बीच एक दुर्जेय तलवार चलाने वाला दिखाई दिया। हमें संदेह है कि वह व्यक्ति वह प्रतिभाशाली बुजुर्ग हो सकता है जिसके बारे में उसने बात की थी। ओह, आप ऐसा किस आधार पर मान रहे हैं? परिषद के एक बुजुर्ग ने झुंझलाहट के साथ पूछा। द गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को पूरे छोड़े गए महाद्वीप में तलवारबाजी के चरमोत्कर्ष के रूप में देखा गया था। अगर किसी ने इसे समझा भी है, तो उन्हें कम से कम मूल शिष्यों में से होना चाहिए। इसके एक आंतरिक शिष्य होने की बहुत अधिक संभावना नहीं थी। आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में उन्होंने सभी आंतरिक शिष्यों को एक चुनौती जारी की और उन्होंने आधे घंटे के भीतर उनमें से 5000 को मार डाला। एल्डर म्यू ने उस मामले को तेजी से बताया जो अभी हुआ था। यह सुनने के बाद कि उस व्यक्ति ने एक ही चाल से 3000 आंतरिक शिष्यों को मार डाला और अंततः जीत हासिल कर ली, एल्डर काउंसिल के बीच तुरंत गहन चर्चा छिड़ गई। कुछ समय पहले एल्डो उन्होंने कहा था कि किसी ने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया था और फिर ऐसी आकृति दिखाई दी और इतना बड़ा हंगामा किया। क्या वे एक ही व्यक्ति हो सकते थे? यदि वास्तव में ऐसा होता, तो वह घटना आंतरिक शिष्यों के लिए उपहास नहीं होती। इसके विपरीत उनके रैंकों से प्रकट होने वाले ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए उन्हें सम्मान में भी देखा जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति से हारना जिसने संस्थापक के रूप में उसी दिव्य तलवारबाजी को समझ लिया था, शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक सम्मान था। उन्होंने आधे घंटे के भीतर ईथर हॉल में 5000 साथी आंतरिक शिष्यों को हटा दिया। आप विश्वस्त हैं? एल्डर म्यू के बयान की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कुछ बुजुर्ग खड़े हो गए। यह मामला बहुत ही समझ से बाहर था। यह एक निश्चित नियम था कि ईथर हॉल में प्रवेश करने वाले सभी लोग एक ही साधना क्षेत्र के होंगे। अकेले 5000 लोगों को मारना संभव है या नहीं, यह तथ्य यह है कि वह आधे घंटे के भीतर उसे दूर करने में सक्षम था, यह पहले से ही एक बेतुकी धारणा थी। क्या किसी के लिए अकेले अपने कौशल के आधार पर अपने साथियों से इतना अधिक शक्तिशाली होना संभव था? मेरे पास यहाँ लड़ाई का वीडियो है, एल्डर म्यू ने एल्डर काउंसिल को एक रिकॉर्ड क्रिस्टल प्रस्तुत करते हुए कहा। आरोही बादल तलवार मंडप के ईथर हॉल में भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग समारोह था, जो बाहर के ईथर हॉल के समान था। किसान वीडियो रिकॉर्डिंग को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद सकते थे। यह जानते हुए कि यह मामला गंभीर महत्व का था, एल्डर म्यू ने आईएम लो प्रोफाइल और आंतरिक शिष्यों के बीच लड़ाई की रिकॉर्डिंग पहले से ही खरीदना सुनिश्चित कर लिया था। अपनी उंगली के एक नल के साथ क्रिस्टल ने तुरंत पहले की लड़ाई के विवरण को प्रतिबिंबित किया। समय की कमी के कारण उसने अंतिम चाल दिखाने के लिए लड़ाई के पहले के हिस्सों को छोड़ दिया, जहां तलवार की ची की अनगिनत किस्में तलवार कला में रूपांतरित हो गईं, जिससे 3000 किसानों के सिर एक झटके में कट गए। इस नज़ारे ने सभी की भौहें विस्मय में डाल दी। प्राचीन ऋषि एक दान को अपनी खेती को दबाने के बाद वे भी इस तरह की भव्य शक्ति की एक चाल को खींचने में असमर्थ होंगे। फिर भी वह साथ ही इसे इतनी आसानी से खींचने में सक्षम था। तलवारबाजी की उसकी समझ कितनी गहरी थी। हालांकि यह तलवारबाजी हमारे संस्थापक के देवताओं की तलवार का इरादा नहीं है, फिर भी तथ्य यह है कि वह अपनी तलवारबाजी को इस स्तर तक विकसित करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि वह वही आदमी है जिसे हम खोज रहे हैं। पहले बोलने वाले बुजुर्ग ने टिप्पणी की। भले ही उन्हें यह अजीब लगा कि जिस व्यक्ति ने तलवारबाजी का इतना भयानक स्तर हासिल किया था, वह अभी भी केवल एक आंतरिक शिष्य था, सभी सबूत एक ही दिशा में इशारा करते थे। मैंने भी यही सोचा था, बड़े ने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार मैं लो प्रोफाइल की पहचान की पुष्टि करना चाहता हूं और उसके स्थान का पता लगाना चाहता हूं। लेकिन इस तरह की हरकतें संप्रदाय के नियमों द्वारा सख्त वर्जित हैं। यह ईथर हॉल के महत्व को कम कर देगा। बड़े ने पहले झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। ईथर हॉल सीधे किसी व्यक्ति की पहचान करने में असमर्थ था। यहाँ तक युद्ध के विवरण के लिए जो पहले परिलक्षित हुआ था, वह क्रॉस रेफरेंसिंग के माध्यम से प्राप्त किया गया था,
जो कि आंतरिक शिष्यों की पहचान टोकन के साथ ईथर टोकन को सक्रिय करने के लिए उपयोग की जाने वाली रक्त की छोटी बूंद के माध्यम से प्राप्त किया गया था। पहले एक अपवाद बनाया गया था क्योंकि द्वंद्व में शामिल होने वाले लोगों ने अपनी पहचान प्रकट करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन आईएम लो प्रोफाइल के मामले में ऐसा नहीं था। ऐसे में इस मामले को अलग से देखना पड़ा। मैं यह भी समझता हूँ। इस प्रकार मैंने आप सभी को इस मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। बड़े ने कहा, यह एक विकट परिस्थिति है। यदि हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञ उसे हमसे पहले ढूंढ लेते हैं, तो इससे अनावश्यक जटिलताएं हो सकती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने परमेश्वर के तलवार के इरादे को समझ लिया है, अगर उसे बढ़ने दिया जाता है, तो वह अंततः देवताओं के अधिकार को चुनौती देने की शक्ति प्राप्त करेगा। हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञ इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह संभावना है कि वे उस पर पहले से कोई कदम उठाएंगे। ऐसे मामले इतिहास में पहले भी आ चुके हैं। कई प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को हॉल ऑफ गॉड्स द्वारा मार दिया गया है क्योंकि उनके संप्रदाय उनकी रक्षा करने में विफल रहे हैं। एल्डर हे के भाषण के बाद कमरे में माहौल थोड़ा भारी हो गया। दबाव से एल्डम्यू का शरीर अकड़ गया और उसने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें छोड़े गए महाद्वीप के रहस्यों की जानकारी नहीं थी। हालांकि परिषद में हुई चर्चा से वह स्थिति का पता लगाने में सफल रहे। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को तुरंत समझ लिया और इस मुद्दे को किसी भी तरह से गोपनीय क्यों रखना पड़ा। अन्यथा एक आपदा वास्तव में आरोही बादल तलवार मंडप पर हमला कर सकती है। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर प्रस्ताव दिया, मेरा सुझाव है कि हम संप्रदाय के नेता के साथ संपर्क करें और उनसे इस मामले पर निर्णय लें। मुझे लगता है कि यह सबसे सुरक्षित कदम है जो हम कर सकते हैं। वास्तव में इस तरह के एक बड़े फैसले के लिए संप्रदाय के नेता के निर्णय की आवश्यकता होती है, एक अन्य व्यक्ति ने सहमति में प्रतिध्वनित किया। मैंने इस मामले के बारे में संप्रदाय के नेता को पहले ही सूचित कर दिया है, और यह उनकी प्रतिक्रिया थी। एल्डा उसने जवाब दिया जब उसने एक संचार जेट टोकन निकाला और उसे भीड़ में दिखाया। टोकन पर 7 शब्द थे, जैसा आप उचित समझें, उससे निपटें। चूंकि संप्रदाय के नेता ने पहले ही इस तरह का आह्वान किया है, आइए उस व्यक्ति की पहचान देखें और उन्हें स्थान दें। ऐसा इसलिए है ताकि हम उसे हॉल ऑफ गॉड से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। जैसा कि पहले एल्डर ने कहा, यह एक विशेष परिस्थिति है और हमें उसी के अनुसार इससे निपटने की आवश्यकता है। चूंकि संप्रदाय के नेता ने उन्हें निर्णय सौंपा था, अन्य बुजुर्गों ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, चलो तलवार गज़ेबो की ओर चलते हैं। यह देखकर कि इस मुद्दे पर परिषद में बहुमत का समझौता हो गया, एल्डर वह खड़ा हो गया और कमरे से बाहर चला गया। भीड़ भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और वे तेजी से तलवार की गज़ेबो पर चढ़ गए। एल्डर म्यू के लिए उड़ने में असमर्थता के कारण एल्डर ने उसे अपने झेंकी के एक उछाल के भीतर लपेट लिया और उसे समूह के साथ खींच लिया। चूंकि वह प्रतिभा आंतरिक शिष्यों में से होने की संभावना थी, एल्डर म्यू के लिए भी उनके साथ रहना मददगार होगा। वे जल्दी से तलवार गज़ेबो के पास पहुंचे। बिना किसी झिझक के बुजुर्गों ने जल्दी से अपने पहचान चिन्हों को पार किया और उन्हें दीवार पर रख दिया। जिसके बाद एल्डर उन्होंने आज्ञा दी, मैं निम्न प्रोफाइल की पहचान और सटीक स्थान प्रकट करता हूँ। विंग थोड़ी सी भनभनाहट हुई और कुछ देर के लिए दीवार पर रोशनी चमकी। हालांकि कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या चल रहा है? बड़े ने मुंह फेर लिया। उनके साथ इतने सारे बुजुर्गों के साथ उन्हें आई एम लो प्रोफाइल की पहचान और स्थान को उजागर करने का अधिकार होना चाहिए था। कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह इस समय ईथर हॉल में नहीं है, इसलिए दीवार पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किसी ने दूर से कहा। और सबने फुर्ती से अपना सिर घुमाया और उन्होंने एक वृद्ध को अपनी ओर आते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि आरोही बादल तलवार मंडप के नेता, संप्रदाय नेता हान थे। वह अंत में लौट आया था। संप्रदाय के नेता को सम्मान देना। बुजुर्गों ने झट से आदरपूर्वक प्रणाम किया। जिसके बाद एल्डर उन्होंने देखा और पूछा, संप्रदाय नेता हान, आपने पहले उल्लेख किया था कि विचाराधीन व्यक्ति ईथर हॉल में नहीं है। इसका क्या मतलब है? उनमें से अधिकांश ने पहले कभी किसी व्यक्ति की पहचान और स्थान का पता लगाने के लिए तलवार गज़ेबो का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वे इसके आसपास के विवरण से अनजान थे। ईथर हॉल शरीर के स्थान को निर्धारित करने के लिए किसी की चेतना का उपयोग करता है। यदि चेतना ईथर हॉल के भीतर नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के ठिकाने की जांच कैसे कर सकते हैं? संप्रदाय के नेता हान ने उत्तर दिया। एल्डर उन्होंने और अन्य लोगों ने एहसास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पहले
एलडब्ल्यू बिना किसी समस्या के आईएम लो प्रोफाइल की खेती की जांच करने में सक्षम थे, क्योंकि बाद वाले अभी भी अन्य आंतरिक शिष्यों के साथ लड़ रहे थे। हालांकि अब जब आईएम लो प्रोफाइल वहां नहीं था, तो यह समझ में आया कि खोज विफल हो गई है। अपने आसपास के निराश चेहरों को देखते हुए संप्रदाय के नेता हान ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, हमें यहाँ धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। जब तक आईएम लो प्रोफाइल एक बार फिर ईथर हॉल में प्रवेश करता है, हम आसानी से उसकी स्थिति को उजागर करने में सक्षम होंगे। उन शब्दों को सुनकर अन्य बुजुर्गों ने चुपचाप सिर हिलाया। दूसरे पक्ष द्वारा किए गए भारी उपद्रव को देखते हुए, साथ ही साथ द्वंद्व के माध्यम से अर्जित की गई विशाल संपत्ति को देखते हुए, वह एक बार फिर ईथर हॉल में दिखाई देने से पहले की बात है। जब तक उन्होंने अपना समय दिया, वे अंततः उसे पकड़ने में सक्षम होंगे। चूंकि यह मामला है, हम कुछ समय के लिए यहाँ नजर रखेंगे। एलडब्ल्यू, चूंकि यह मामला आंतरिक शिष्यों से संबंधित है, इसलिए आपको यहाँ रहना चाहिए, बड़े ने निर्देश दिया। हाँ, एलडब्ल्यू ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक उसी तरह आरोही बादल तलवार मंडप के सबसे मजबूत विशेषज्ञ तलवार गज़ेबो में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। झांग हुआन के एक बार फिर ईथर हॉल में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे।